आज जो नेपाल जल रहा है, अब आपकी बारी है। हिंदुस्तान में अगर सिविल वार होता है, होम वार होता है, अगर आग लगती है तो तुम कहां भागोगे? ये जो शांति देख रहे हैं ना, ये शांति गार्डन में, ये शांति नहीं अशांति होगा। चारों तरफ खून ही खून होगा, चारों तरफ लोग भागता हुआ नजर आएगा, गाड़ियां आग लगेगी, महलों में और घरों में आग लगेगी। जो हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जहां विपक्ष में एक सुप्रीम कोर्ट की जज रहा हुआ बंदा, पढ़ा लिखा समझदार बंदा, उनको सब लोग पसंद कर रहे थे। और इंडिया गठबंधन के पास 319 कैंडिडेट थे, तो प्लस होना चाहिए था, 320 होना चाहिए था, 322 होना चाहिए था। और उम्मीद थी कि ये जो है 400 के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लोभी तैयार हुई थी। बहुत लोगों ने वादा किया था, ओवैसी साहब ने भी कहा था, आपके बीजेडी वाले ने भी कहा था, जनता दल यू के कुछ लोगों से बात हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने, बीएसपी लोगों ने कहा था। और इन सब लोगों ने क्रॉस वोटिंग और धोखा दिया आखिर में, और 19 वोट कहाँ गया, और वो 300 और 300 नहीं बल्कि 295 लास्ट में काउंटिंग, उसमें क्रॉस वोटिंग का काट करके किया। तो ये सारा ये दिखाता ये है कि अब ईमानदारी नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं ये जो है जयचंदगिरी का चल रहा है, कोई साथ दे रहा है, कोई क्रॉसिंग कर रहा है, कोई एक दिन पहले जो पार्टी दी गई, खूब पैसे बांटे गए, खूब अच्छा खाना खिलाया गया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि मैं इसका लॉबिंग का तैयार करूंगा, तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी, और नतीजा ये हुआ कि सुदर्शन जी को हारना पड़ा। और ऐसी सूरत में एनडीए का कैंडिडेट जीता। और यही कमोबेश तमाम जगहों में हो रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे जो है 243 उम्मीदवारों की चुनाव है। अब वहाँ भी ये बहुत आश्वस्त हैं एनडीए कि मैं ही सरकार बनाऊंगा। वहाँ 47 पार्टियाँ ताल ठोक रही है। मैं अभी वहाँ से सफ़र से आया हूँ, और फिर मैं 2-4 दिन के बाद फिर बिहार जा रहा हूँ, और वहाँ की गतिविधियों पर मैं नज़र रख रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। वहाँ पे अब 3 धड़ हो गए हैं, एनडीए, इंडिया और प्रशांत किशोर, स्वराज इन। तो उसमें अगर स्वराज 15-20 ले आया तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है। और दूसरी हालत में जो बाकी 45 पार्टियां हैं, वो सब डैमेज इंडिया गठबंधन को करेंगे। राहुल गांधी में 16 दिन उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन आ गया, तो कहेंगे जी ईवीएम की चोरी हुई। तो मैंने यही कहा कि आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे वो उनको छोड़े, वोट चोर ईवीएम छोड़। ये नारा होना चाहिए था कि वोट चोर ईवीएम छोड़। मैंने 2013 में जंतर मंतर से शोर मचाया, लोगों ने कहा दुआ साहब पागल हो गए। मैंने कहा ईवीएम में चोरी हो रहा है, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब सब शोर मचा रहे हैं। 2015 में इसी जंतर मंतर पे 20/30 का बैनर लगा के धरना प्रदर्शन करके कहा कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। लोगों ने कहा फिर पागल हो गया दुआ। और फिर मैं 18 सितंबर को जा रहा हूं, जहां पे फेयरवेल करने जा रहा हूं मोदी जी का। बैलेट पेपर से चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम पदों के लिए जो है मशीन के द्वारा चुनाव होता है। इसे कैसे देखें? यही कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि नहीं साहब हम तो ईवीएम मशीन से करेंगे, और दूसरी तरफ आप बैलेट से करते हैं। यही आपका चंडीगढ़ में हुआ, आपने बैलेट से किया नगर निगम का, वहाँ का चेयरमैन का चुनाव, फिर आपने अपनी मर्जी से कहा ये जीत गया। वहाँ तो कैमरा लगा था, पकड़ा गया और हंगामा हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हो, आम आदमी पार्टी का नगर निगम चुना और तुम बीजेपी को डिक्लेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो है बैलेट से कर रहे हैं, तो फिर पूरे भारत का बैलेट से क्यों नहीं हो रहा? तो बैलेट से फिर मैंने डॉक्टर दुआ ने कहा कि ठीक है बैलेट में भी चोरी हो रहा है, क्रॉस वोटिंग हो रहा है, आपने जो है कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। आपके लोग बैठे हैं, हमारे लोग तो नहीं बैठे, आपके तमाम ऑफिसर हैं, क्या पता कितने लाख करोड़ों से बिके हुए हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो उस हालत में है कि अब ना बैलेट चाहिए और ना ही ईवीएम मशीन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जमाना आ गया है, मोबाइल से कर लो, कंप्यूटर से कर लो, लैपटॉप से कर लो, घर बैठे करो। एक इंडिया गेट पे एक स्क्रीन लगा दो, वोट वो पड़ेगा, एक चेहरा आएगा, नाम आएगा, सब आएगा। तब अलाउद्दीन अगर किसको वोट दिया ये भी पता चलेगा, राम ने किसको वोट दिया। स्क्रीन पे 1 घंटे के अंदर
जब आपका सुबह मान लीजिए 9 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक वोटिंग पड़ेगी, 4 बजे पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा, आपकी चोरी की मतलब खत्म, आपकी सिक्योरिटी में करोड़ों अरबों रुपए खत्म, आपने जो है बैलेट बदल देते हो, आप अपनी ईवीएम मशीन बदल देते हो, 4 दिन के बाद काउंटिंग करते हो, तो ये सब बेईमानी है और शैतानी, इस सबसे बचाओगे। तो हम रास्ता देते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ चोरी करने की नीयत बना हो, जहाँ जो सरकार आती है वो सबको अपने चंगुल में गवर्न कर लेती है कि मेरे हिसाब से चलोगे, नहीं तो तुम्हारा सैलरी नहीं मिलेगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें दबा दिया जाएगा, तो वो डरा करके सहमा करके जो चला रहे हैं। तो इसलिए जनता के अंदर जो जनाक्रोश है, वो गर्मी है, वो गर्मी ज्वालामुखी की तरह जब फूटता है ना तो धुआं धुआं हो जाता है। वही नेपाल में हुआ। अब यहाँ पे जो ज्वालामुखी है, ये जो जनाक्रोश है, जब निकलेगा तो सड़कों पे आएंगे। जब सड़कों पे लोग आएंगे तो उसी को क्रांति कहते हैं, जन क्रांति कहते हैं, और वो दिन जल्द आने वाला है। और तब ये तमाम नेता और ये तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तमाम जो नौकरशाह हैं, ये भागते हुए नजर आएंगे। इनको चेहरा जगह नहीं मिलेगा भागने का। तब इनकी चल संपत्ति, तब इनके 2 नंबर के पैसे, तब ये भ्रष्टाचार से जो करोड़ों अरबों रुपये जमा किया है, ये सब धुआं हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इसको जो है अच्छे नियत से, अच्छे लोगों का, और उसमें जो हमारे 65 करोड़ युवा युवती नए हैं, उनमें से अच्छे, क्या जर्नलिस्ट लोग जो काम करें, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो समझदार नहीं है, उनमें से लाओ, वकीलों में से लाओ, और इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और 543 लाना है, 543 में 272 जीतना है, वह तब सरकार बन जाती है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर है वो सब ज़्यादातर, कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ की आप बाद में कहेंगे कि 2-4 सबको नहीं कह रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे आजम मियाँ एक एमएलए हैं आपके आजमगढ़ का, तो वो लगातार 5-6-7 बार से जी रहे हैं। वो तो किसी को प्रचार, कुछ को पर्चा भी नहीं देते, वो नहीं कहते कि मुझे वोट दो, और वो बार बार जीत जाते हैं। लोग देते हैं चूंकि प्यार करते हैं, तो वो अपवाद हैं। लेकिन बाकी सब बदमाश लोग, क्रिमिनल टाइप के लोग आज जो है 80% जिस पे जो दागी लोग हैं वही नेता बने। और वो कैसे बने? तो वो चोरी कर रहे हैं, तो चाहे वोट की चोरी करें, तो कुछ भी करें। तो जब सब कुछ आ गया, जब हम नफरत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जब ये पता चल गया कि मुसलमान बीजेपी को नहीं देता, वो उसको नहीं देता, यादव उसको नहीं देता, उसको नहीं देता, तो आप खुल्लम मतों का सिस्टम कर दो और बना दो। और उसमें जो है आपका वोट और परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। जो 50% वोट पड़ता है, वहाँ 80%, 90% लोग वोट देंगे। और उसमें जो नहीं देगा उसको देशद्रोह कहो, उसकी सारे ID कार्ड छीन लो, ऑटोमेटिकली आपका 100% आ जाएगा। और फिर ये लोकतंत्र मजबूत होगा और सही लोगों का चुनाव होगा। अब चंद लोग मिलके 20%, 19%, 22% और वो राज करते हो, 80% आपको चाहता नहीं है और कहते हो कि मैं सबका हूँ, और अपना प्रचार करते हो, अपना फूल लगाते हो, अपने चुनाव चिन्ह लेके प्रचार करते हो। तो प्रधानमंत्री जो हमारे संवैधानिक सीट पे बैठा है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी को वो संवैधानिक में है तो भारत के 150 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। वो क्या करते हैं? अपने लोगों को करते हैं। यही गलत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में है कि अगर आप अच्छे हो, आप वकील हो, आपने 3-4 साल प्रैक्टिस किया है, आपको लिखना आता कि नहीं आता है, आपको एफिडेविट बनाना आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं आपको जज बना दूंगा। तो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो लगातार 10, 15, 20 साल से काम किया है, उसको अच्छा ड्राफ्टिंग आता है, अच्छा बहस करने आता है, वो जज क्यों नहीं बन सकता? उसका एग्जाम लो, टेस्ट करो। तो वो हमारा एक आयोग होना चाहिए, जैसे UPSC है। उसी तरह से लीडर लोगों के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे तो अब ये भी देख लीजिए कि उनका तो जो है जैसे वकील है या नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, तो उनका एक सीमा है कि आप रिटायर कर जाएंगे, आप इतने साल के बाद नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये रिटायर नहीं होते, कोई टैक्स नहीं देते, और ये खुद बोलते हैं मैं 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लूँगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। 72 साल में 72 साल निकल गया, 75 साल 17 सितंबर को होने जा रहा है। उसके बाद कहते हैं मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक रहूँगा। तो आप खुद बतौलाबाजी और खुद आप अपने बातों को काटते हैं, और इस तरह से हमारे लोकतंत्र का हत्या होता है। जहां आप चुनाव की लगातार बात कर रहे हैं, वहां हमारा पंजाब, हमारा हिमाचल बाढ़ से ग्रसित है, लोग मर रहे हैं। तो ये जो है चुनाव और मुख्य मुद्दा से भटकाना, जनता को जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, ये सब बातें नहीं करना और ये सब करना, तो ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देता। तो आपको इसी हालात में करना होगा। मैंने अभी सुबह सुबह 2-4 मीडिया वाले को भी कहा कि भाई जो हालात श्रीलंका का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, और आज जो नेपाल जल रहा है, अब आपकी बारी है। हिंदुस्तान में अगर सिविल वार होता है, होम वार होता है, अगर आग लगती है, तो तुम कहां भागोगे? तो इसलिए चुनाव
में चुनाव आयोग को जनता द्वारा जो चुनाव होता है उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, जनता को साथ देने चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है वो पपट है, तोता है। जैसे पहले हम लोगों ने CBI को कहा, फिर हमने ED को कहा, इनकम टैक्स को कहा, और यही जो है सारे आयोग कर रहे हैं। अब तो न्यायपालिका भी अछूता नहीं रह गया है। यहाँ भी मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका भी इनके शिकंजे में है, इनके पंजे में है, और नतीजा है कि जिसको न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा। भारत में तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें एक पद से हटा के ऊंचे पद पे बिठा दिया गया। लेकिन नेपाल में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जनता सड़कों पर उतरी, तो आपने देखा कि किस तरीके से हालात हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, यही इसी को कहते हैं जनाक्रोश, इसी को कहते हैं कि पब्लिक जो रेज आक्रोश है वो अंदर अंदर पनपता है। उन्होंने कहा कि ये सारा संविधान गलत बनाया हुआ, अपनी मनमर्जी से किया है। छोटा सा नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा उनसे अच्छा संबंध है, और चाइना भी वो दबाना चाहता है। तो अगर चाइना घुस जाता है तो हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर होगा, हमारा भारत में घुसने का उसको रास्ता मिल जाएगा। पाकिस्तान भी उसका मज़ा ले रहा है। तो उस हालत में हिंदुस्तान भारत के सरकार को चाहिए कि उनको साथ दें, और वहाँ की जनता का जो वहाँ जो तानाशाह चल रहा है, वहाँ का सारा सोशल मीडिया को आपने बंद कर दिया है, आपने बंधक बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया है, तो वो आवाज़ तो देंगी। तो चंद युवा जब उनके पार्लियामेंट को फूंक दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाउस फूंक दिया, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा के मारा, यही हालत अगर भारत में हुआ, मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर भारत में हुआ तो यहाँ के नेता कहाँ भागे। तो वो हालत जो नेपाल में हुआ, वो हालत जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, अब बचा कौन है? भारत। तो भारत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और समझते हुए कि वो घटना ना घटे, यहाँ सामाजिक सौहार्द और इंसानियत बचा रहे, एक रिश्ता है, एक हम प्यार से आगे बढ़ें। और हम जिनका जो जैसे बाढ़ से लोग मर रहे हैं, आप उनको साथ नहीं दे रहे हैं, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप उनको साथ नहीं दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं सरदार लोग कह रहे हैं मुसलमान जो है दुश्मन है, लेकिन वही मुसलमान, वही मेवात के लोग जाके उनको साथ दे रहे हैं। मस्जिदों में उनको खाना, चाय, नाश्ता और रहने का व्यवस्था किया जा रहा है। आपके पास करोड़ रुपया कहाँ गया? आपके पास 20 करोड़ जो मेंबर्स हैं, RSS के 20 करोड़ जो मेंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैं 5 करोड़ हूँ, कांग्रेस कह रही है कि मैं 12 करोड़ हूँ, तो उसमें से 100-200 लोग जाके उनको साथ देना, तो अपनी प्रचार में तो हो। आपके पास तो बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखा है, आपने बजरंग दल, वल्ले, ये बहुत सारे बना रखा है। लेकिन जहां आपको साथ देना चाहिए, जहां आप इंसानियत दिखानी चाहिए, वहां आप साथ नहीं दे रहे। जाइए ना नेपाल, आपका बॉर्डर है, साथ दीजिए। जाइए ना पंजाब में, जाइए ना हिमाचल में, जाइए ना मध्य प्रदेश में, जाइए ना बिहार में। आप बाढ़ पीड़ितों को नहीं बचा करके आप राजनीति कर रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं। तो यही देश को बर्बाद करना है। ये गुस्सा जब नौजवान बेरोजगार होगा, जब उनको शिक्षा नहीं मिलेगा, जब उसका स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उसकी बहू बेटियां जब मरेगी सड़कों पे, महिलाएं जो है आपके धरना प्रदर्शन से, महिलाएं जो सड़कों पे अपना बच्चा को ये कर देगी और मर जाएगी, तो ये गुस्सा जो निकलेगा, तो वो कहाँ निकलेगा? वो रोड पे निकलेगा। उसको कहते हैं जन क्रांति, और वो जल्दी आने वाला है भारत में। और जब आएगा तो ये जो शांति देख रहे हैं ना, ये शांति गार्डन में, ये शांति नहीं, अशांति होगा। चारों तरफ खून ही खून होगा, चारों तरफ लोग भागता हुआ नजर आएगा, गाड़ियां आग लगेगी, महलों में और घरों में आग लगेगी। ये सोचना अब हमारे जनप्रतिनिधियों को, लीडरों को है कि वो किस तरह से भारत को, जब हम पड़ोसी जल रहा है तो हम भारत को कैसे बचाएंगे, भारत में ये घटना ना हो, इस पे इनको विचार करना होगा। नहीं तो ये मीटिंग ईटिंग कर करके जो जनता को ये ठग रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता समझ रही है, लेकिन सहनशील है। इसलिए सहनता में, हम आस्था में डूब कर करके हम इनको गुरु और महान और इनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब अपने में आ जाएंगे तो इनकी सम्मान को चकनाचूर जनता कर देगी।